देखिए माइग्रेशन तो हुई, पंडितों का इनखला तो हुआ, डर से भागे, किसी ने भगाए, किसी ने थ्रेट से भगाए, तो एक अलमिया तो वजूद में आया। और शायद उस वक्त ऐसी हालत थी कि बहुत से लोग मुसलमानों में से भी बाहर चले गए जिनके पास जाने की सख्त थी या जिनको बाहर कोई ठिकाना मिला, उनको आगे चलाना भी होता है। आप उसको एक तारीखी फिल्म का या एक ब्लैक एंड वाइट में जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको लगता है कि इस तरह है, जिन्होंने बनाई उनका अपना एजेंडा रहा होगा। तो अब हम जितना इस पर रिएक्ट करते हैं इतना ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, तो हमने इसको मतलब एक ना हवा के तौर पे ले लिया, ये उनका वर्जन है। तो हमें भी अगर हम भी चाहें हमने भी अपना केस पे इस पर दे सकते हैं कि भाई यहाँ दूसरे लोग भी जो बाकी सियासतदान साहब अपने घरों में कैद थे, तो सवाल ये उठता है कि उस वक्त में जो है जब सारे अपने घरों में कैद थे तो अल्ताफ बुखारी साहब सीधे जाके पीएम से मिलते थे, बैठते थे। वो आपको कैसे पता वो उससे पहले उनसे मिले थे? हम जब मिले तो डंक की चोट पर मिले। पीएचडी को जफर साहब किस पीएचडी उनकी अपनी जो सोच है, अगर वो अपनी विजडम के मुताबिक जो कर रहे हैं करें, मैं क्यों उनके खिलाफ उंगली उठाऊं? आप ये कैसे समझ रहे हैं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी से या यकतरफा तौर बंद थे कहाँ? हरी नवाज के महल में कोई था, टीवी देख रहा था, खाना खा रहा था, संटूर 5 स्टार होटल में लोग नजर बंद थे, तो वो एज प्रिकॉशन लिए गए थे। कोई 10 दिन बंद था, कोई 20 दिन बंद था, कोई कुछ बंद था। अब मैं बिल्कुल ही बंद नहीं, कसूरवार हैं। आइए हमारे साथ बहस कीजिए, आइए इकट्ठे बैठते हैं। तो दावत दी थी ना पीएचडी में, आप आइए। कोई दावत नहीं दी, किसी ने दावत नहीं दी। पीएचडी में क्यों दे? पीएचडी कोई अल्लाह ताला की तो हमें हो सकता है उसके मौके। फिर वो वहाँ यहाँ क्यों आए? अगर आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा वो मेरे तरफ में बड़ा, बाकी ये दामा की हकायत, दामन तो जरा देख, जरा बंदे तबा देख। जो लोग बंदूक उठाने, लोग कहते हैं कि यूसुफ शाह सलाहुद्दीन बन गया, लेकिन आप तहकीक कीजिए, इन रिसर्च कीजिए कि वो कब गए। वो तो उन्होंने तो बॉर्डर पहले क्रॉस नहीं ना किया, वो तो बहुत बाद में किया। सवाल है बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? क्या उससे पहले वोट चोरी नहीं हुई? उससे पहले रिगिंग नहीं हुई? 65 में जब यहाँ पार से लोग आए बंदूक लेकर, उस वक्त यहाँ चोरियाँ नहीं होती थी, उस वक्त यहाँ रिगिंग नहीं होती थी। उस वक्त भी तो ये होता था। रिगिंग कब नहीं हुई? तो तब लोगों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई? मैं कहता, अब आपको नहीं लगता कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की जो लोग हैं उनका भरोसा जो है सियासतदानों से उठ गया? बिल्कुल झूठ, ये भी एक झूठी बात है। ये आप लोग कहते हैं, आप अखबार वाले। जनाब हम कैसे कहते हैं? ये तो आप देख लीजिए, वक्ती तौर वोटिंग क्या होती थी, आज क्या वोटिंग होती है। आप किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके के इख्तलाफात जो है शुरू हुए? बात यह है कि मैं इन चीज़ों का आई विटनेस हूँ, ऐनी गवाह हूँ ना। मैं तो कोई सुनी सुनाई हिस्ट्री बयान नहीं ना करूँगा। सवाल ये है कि 1990 में हालात ने, 1999 में हालात ने एक पलटा नहीं था। फिर जो बंदूक आई वो बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड बंदूक थी। यहाँ तो यहाँ की पुलिस के पास भी 147 नहीं थी। तो जब उस वक्त सिविल किलिंग्स शुरू हुई, मुसलमान भी मारे गए उसमें, वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते थे ज़्यादा वही मारे गए। कांग्रेस का भी कुछ लोग मारे गए, कांग्रेस से जो थे उनको भी मारा गया। सेलेक्टिव किलिंग्स हुई, उसमें कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट किया गया। तो एक सिचुएशन थी जिससे हाल ही में बाहर के असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी निखर के आई। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो आए दिन कई तर बातचीत होती है इस पे, और इस पे नई तर बयानबाजी भी अब शुरू हो गई। यानी कि इलेक्शंस हदबंदी कमीशन के बाद अब इलेक्शन नज़दीक है। इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जफ़र इकबाल मनहास साहब। सर आपका खैर मकदम है दी टाइपराइट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीधा सवाल रहेगा, अपनी पार्टी उस वक्त शनाख्त में आई, उस वक्त सामने आई जब जो है आर्टिकल टूटा, तो आखिरकार लोगों की भी काफ़ी बातचीतें होती रहती हैं और ये बताया जाता है कि अपनी पार्टी जो है बी टीम है बीजेपी के। तो किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल में ये सवाल अब इतना गैर माकूल भी है और गैर ज़रूरी भी है कि इसका जवाब देने की भी शायद मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब देने की भी अब ज़रूरत है। ये सब इतना घिसा पीटा सवाल है कि इसका हम 10 बार 20 बार जवाब दे चुके हैं। अब कुछ लोग गोबल्स की तरह झूठ पे झूठ बोलते हैं इस उम्मीद पे कि ये सच हो जाए। हमें उन पर रहम आता है। पहली बात है, ना कोई किसी की ए टीम है, ना कोई किसी की बी टीम है। एक पार्टी वजूद आई, ये ठीक कहा आपने,
5 अगस्त के बाद आई तो सभी पार्टियां कभी ना कभी वजूद में आती हैं। यहाँ सारी पार्टियां कोई ज़मीन से तो नहीं फटी या आसमान से तो नहीं ना उतरी। अब पीडीपी कैसे बनी, दूसरी पार्टियां कैसे बनी? तो पार्टियां बनती हैं जब लोग इकट्ठे बैठते हैं, किसी पार्टी से लोग अलग होते हैं। पीडीपी के अंदर पहले से ही एक रसाकशी थी, टूट फूट उससे पहले भी हुई थी। अगर आपको याद हो, अभी 5 अगस्त से पहले ही कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पीडीपी से अलग हो रहे हैं। तो इस टूट फूट में इस तरह की चीज़ें वजूद में आती हैं। अब रह गया सवाल कि अगर हम बी टीम हैं तो फिर पहले आप लोग ये क्यों नहीं तय करते, आप अखबार वाले भी जो हमें बार बार सवाल पूछते हैं, आप ये क्यों नहीं तय करते फिर ए टीम कौन है? क्या जिन लोगों ने 96 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, बीजेपी के साथ कैबिनेट में जाके बैठे, वो कौन सी टीम है? मगर जनाब, आप इससे पहले अगर देखा जाए तो आपकी कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं सामने आई, स्टेटमेंट नहीं है। हाल ही में कुछ ही वक्फा हो गया तो आप जो है बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे, तो इससे ये दर्शाता है, आम लोग ये सोचते हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं। सवाल ये है कि ये बीजेपी को गालियां देना कब से लोगों ने शुरू की? जो नहीं, जब लोग, बिल्कुल झूठ है, इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है। जब वो उस पार्टी के साथ थे तो तब तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। जब हुकूमत में लोग इकट्ठे थे तो तब कोई गाली नहीं देता था उनको। सवाल ये है कि क्या अपने आप को साबित करने के लिए ज़रूरी है किसी पार्टी को गाली दी जाए और गाली ना दी जाए? लेकिन अगर आप लोगों की याददाश्त ठीक हो, जिस रोज़ हम मिले सरकार से जाके प्राइम मिनिस्टर से, या उससे पहले जब हमने पार्टी बनाई, जब हम होम मिनिस्टर से मिले, जो हमारा स्टैंड था, हमने 2 टोक कहा। मसलन हमने उनसे कहा कि यहाँ कश्मीरी अफसरों को डिसएम्पावर किया जा रहा है, तो हमने डंके की चोट पे कहा और होम मिनिस्टर के सामने कहा हमने, और निशानदेहियाँ की। अब सवाल ये है कि हम वो एक मौका बताइए कि जब हमने उनकी किसी सही गलत चीज़ को कबूल किया हो या उसकी नुक्ताचीनी ना की हो। अब सवाल है, बाकी लोग भी तो वही कर रहे हैं। बाकी सियासतदान साहब अपने घरों में कैद थे, तो सवाल ये उठता है कि उस वक्त में जो है जब सारे अपने घरों में कैद थे तो अल्ताफ़ बुखारी साहब सीधे जाके पीएम से मिलते थे, बैठते थे, उठते थे। आपको कैसे पता हो उससे पहले उनसे मिले थे? हम जब मिले तो डंकी की चोट पर मिले, पार्टी बनाने के बाद। सवाल है, आप गवर्नमेंट ने किसको कब बंद किया, किसको कब छोड़ा, ये तो सवाल आपको गवर्नमेंट को पूछना चाहिए ना। अब गवर्नमेंट किसी को खुला रखती है। सवाल ये है कि जो लोग बंद थे, आप ये कैसे समझ रहे हैं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी से या यकतरफा तौर बंद थे कहाँ वो? हरी नवाज के महल में कोई था, टीवी देख रहा था, खाना खा रहा था, संटूर 5 स्टार होटल में लोग नज़र बंद थे, तो वो एज प्रिकॉशन लिए गए थे। कोई 10 दिन बंद था, कोई 20 दिन बंद था, कोई कुछ बंद था। अब मैं बिल्कुल ही बंद नहीं था, इसका ये मतलब है कि मैं हिंदुस्तानी था तो वो सब क्या आज़ादी पसंद थे? सवाल ये है कि मैं 81 दिन बाहर था, मुल्क से बाहर था। जाहिर सी बात है मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब मैं वापस आया फिर 8-10 दिन मुझे भी बंद रखा गया। अब ये सरकार ये देखती है, उस वक्त दूसरी चीज़ ये भी थी कि वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके पास एक कार्डर था, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के व्यू से सोचा होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब का अपना एक स्टैचर है, हमारे मुकाबले में महबूबा जी का एक स्टैचर है, वो चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो उनके साथ तो आप देख रहे हैं कि जब वो चलते थे तो एक फ़ौज उनके साथ चलती थी। तो अगर उनको उन्होंने बंद रखा कुछ दिनों के लिए तो किसी को छोड़ा, तो इसमें इतने मेरे ख्याल में कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। सब पहले ये तय कर लीजिए कि जिनको बंद किया क्या वो इंडिया थे, क्या वो पाकिस्तानी थे, या जिनको खुला रखा वो क्या थे? सवाल ये है कि ये सरकार अपने एंगल से चीज़ों को देखती है। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं बनती है कि इसको लेकर कोई फैसला किया जाए या इसको लेकर कोई फतवा दिया जाए। एक बात याद रखिए कि पॉलिटिक्स में जब वोटिंग होती है, जब नुमाइंदे चुने जाते हैं, तो बहुत सी पार्टियों का ये तरीक़ाकार होता है कि उनके दरमियान कई चीज़ों पर इत्फाक ना होते हुए भी एक अरेंजमेंट वजूद में आ जाता है। ख़ासकर जहाँ पर हंग पार्लियामेंट हो, हंग असेंबली हो। ये यहाँ ही नहीं, दुनिया की हर जगह पे, हिंदुस्तान में भी आपने देखा लेफ्टिस्ट और जनसंघ कोई तुक बनती थी, नेशनलिस्ट और उनकी कोई तुक बनती थी। तो क्या जनता पार्टी जब बनी उसमें कितनी जमातें थी? इसी तरह आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में इस वक्त एक हुकूमत है, शिवसेना कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है और एनसीपी कहाँ है आइडियोलॉजिकली? लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने एक अरेंजमेंट के तौर पे एक आपस में एक कर लिया। आप
पार वाली साइड पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ भी होता है। ये तो एक सिचुएशन होती है। तो अब सवाल है, अगर उन्होंने एक सिचुएशन के तहत बीजेपी से हाथ भी मिलाया, गवर्नमेंट में शेयर भी किया, तो वो कौन सी, मुझे समझ नहीं आती वो कौन सी टीम है, या उनने कौन सा वो ऐसा कोई तीर मारा है। तो सवाल ये है, तो जो हमने कौन सा कसूर कर लिया? अभी तो हमने कोई ऐसा जुर्म भी नहीं किया कि जिस पर हमें कोई सज़ा दी जाए। हाँ जी, आप गवर्नमेंट से मिल लेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर से मिल लेंगे, कौन नहीं मिल लेंगे? कौन नहीं? जिस रोज़ अगर आप प्रजम्पशंस पर फतवे सादिर करते हैं, तो 5 अगस्त से कुछ ये जो 2019 में हटाया गया दफ़ा 370, इससे कुछ ही दिन पहले तो एक पॉलिटिकल पार्टी जाके मिल के आ गई। कौन थी वो? फारूक साहब थे, उनके एमपीज थे। ये नहीं मैं कहता हूँ कि वो इसमें कोई शामिल थे, मैं कहता हूँ अगर हम अपने नो महज नहीं महज तसव्वुराती तौर इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम लगाएं, तो फिर तो सारी दुनिया कह सकती है, तो वो तो वहाँ थे फिर। लेकिन इसी तरह जब उनको पहली बार उनको बुलाया गया, कोई एजेंडा तो तय नहीं हुआ बातचीत का, कोई शर्त तो नहीं ना रखी गई, तो सभी लोग तो दौड़ते दौड़ते चले गए, चाय का कप पिया और वापस आ गए। क्यों गए थे? क्या करके आए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये कौन सी टीमें हैं फिर? तो आज भी कल भी अगर इलेक्शन के बाद उनको मौका मिले, अरेंजमेंट हो, तो वो हुकूमत बनाएंगे। ज़रा उनको कहिए ना, अगर उनमें हिम्मत है तो प्रेस ये ऐलान करें। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ये यूं ही एक लोगों को गुमराह करने के लिए ये बताया जाता है 70 साल से झूठ की सियासत चल रही है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उन्होंने कौन सी राहत दी कश्मीरियों को 70 साल में? मुझे बताए ना कोई। ठीक है, हम गुनाहगार हैं, सब कुछ है। 70 पैसे का कौन सा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनने कश्मीरियों के लिए लाया? यहाँ से ही दिया जो था। मैं पैसे के पैकेज की बात नहीं करता। टेल मी पॉलिटिकल पैकेज 5 पैसे का जो लाया हो, जो था वही दिया ना। इधर से जो कटता गया, उसके बाद जो उनने दिया खैरात में, वही तो लोगों ने कबूल किया। 75 क्या था? ज़रा मुझे बताइए, 75 में हमने क्या हासिल किया? ज़रा बताइए ना। आप लोग सवाल क्यों नहीं उनको पूछते कि भाई 20-22 साल आप लोगों ने ये किया, फिर आपने कहा जी हम आवारागर्दी करते थे। 84 में जिन लोगों ने आपकी गवर्नमेंट गिराई, उन्हीं के साथ आपने 87 में फिर हुकूमत बना ली। उसके बाद यहाँ मिलिटेंसी। सबका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराने, मेरा काम ये नहीं है। मैं सिर्फ अपने ऊपर लगाए हुए बोगस इल्ज़ाम का जवाब देना चाहता हूँ। पीएचडी को जफर साहब किस तरीके से देखते हैं? पीएचडी उनकी अपनी जो सोच है, अगर वो अपनी विजडम के मुताबिक जो कर रहे हैं करें, मैं क्यों उनके खिलाफ उंगली उठाऊं? मुझे एक ही अफसोस है कि जब लोग अपना काम करने के बजाय, अपना एजेंडा लोगों के सामने रखने के बजाय, मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी दूसरों की किरदार कुशी करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस वक्त ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए थी। अगर हम कसूरवार हैं, आइए हमारे साथ बहस कीजिए, आइए इकट्ठे बैठते हैं। तो दावत दी थी ना पीएचडी का, अब हमें कोई दावत नहीं दी, किसी ने दावत नहीं दी। पीएचडी में क्यों दे? पीएचडी कोई अल्लाह ताला की तो हमें हो सकता है उसके मौके। फिर वो वहाँ यहाँ क्यों आया? अगर आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा वो मेरे दरवाजे पे आए। मैं कह रहा हूँ कि वो एक फ्रेंडली डिबेट के लिए कोई जगह मुकर्रर करें, अखबार वाले भी बैठे, इंटेलेक्चुअल भी बैठे, हम बात करें। मेरे कहने का मतलब है कि सेमिनार्स में, कन्वेंशन में हमारे यहाँ डिस्कशन रुक गया है। हम सिर्फ जब हमसे कहा जाता है कि हम क्यों कसूरवार हैं, हम दूसरे पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। होना ये चाहिए था कि आप मुझसे मेरा एजेंडा पूछें, उनसे वो अपना एजेंडा बताएं। अगर हम कहीं मिलजुल के भी कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 5 ही पैसे की बड़ी बात है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, करें। पीएचडी आपने बनाया है, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मुझ पर उंगली उठाते हैं, उस वक्त मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि इतनी न बड़ा पाकी ये दामा की हकायत, दामन तो ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। जो लोग शीश महलों में बैठते हैं, उनको ज़ेबा नहीं देता कि वो छोटे छोटी झोंपड़ी में बैठने वालों पर। जफर साहब, आपको नहीं लगता कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की जो लोग हैं उनका भरोसा जो है सियासतदानों से उठ गया? बिल्कुल झूठ, ये भी एक झूठी बात है। ये आप लोग कहते हैं, आप अखबार वाले। जनाब हम कैसे कहते हैं? ये तो आप देख लीजिए, वक्ती तौर वोटिंग क्या होती थी, आज क्या वोटिंग होती है? यार वोटिंग देखिए, वोटिंग पहली बात है कि जब आप जम्मू कश्मीर कहते हैं तो पहले आपके जहन में जम्मू कश्मीर का तस्वुर होना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर किसको कहते हैं? अगर आप जम्मू कश्मीर सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कहते हैं तो गलत कहते हैं ना। जम्मू में तो वोटिंग होती है, बहुत वोटिंग होती है। कश्मीर को देख लीजिए।
तो आपने जम्मू कश्मीर यूटी बनाया जनाब, यूटी बनाया जनाब, तो जम्मू कश्मीर ही कहेंगे। यार पहले मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आपने कहा वोटिंग नहीं होती है, मैं कह रहा हूँ कि पूरे जम्मू, इंटायर जम्मू में वोटिंग तो होती है। वैली के अंदर भी कुछ जगहों पे वोटिंग होती है, कुछ जगहों पे आज थोड़ी होती है। क्यों ये कम होती है? बात ही नहीं करने दे रहे हैं ना, तो आधी जगहों पे कम होती है, क्योंकि 100 वजूहात हैं, एक वजूहात नहीं है। आप बंदूक से आर्डर निकालते हैं कि जिसने वोट डाला उसको मारा जाएगा, तो वोट कैसे पड़ेगा? जहाँ पे मिलिटेंसी है ज़्यादा, जहाँ बंदूक ज़्यादा है, जहाँ कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, कन्फ्लिक्ट जोन में दुनिया के किसी भी कोने में पूरी वोटिंग नहीं होती है। उसकी एक अपनी वजह है, वो सही है गलत है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कहीं वोट होता है, कहीं नहीं होता है। अब आप कहते हैं भरोसा उठ गया है, ये सच है कि लोगों का भरोसा उठा है, लेकिन एक बात आप ये बताइए, जब वो मुतबादिल को देखते हैं, जब वो गवर्नर रूल को देखते हैं, जब वो ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही देखते हैं, तो उनकी नज़रें फिर उन बुरे भले पॉलिटिशियंस की तरफ ही उठती तो हैं। आप आए दिन टीवी पे देख रहे हैं, जलसे भी होते हैं, पब्लिक मीटिंगें भी होती हैं। अगर लोगों को पॉलिटिशियनों पर भरोसा नहीं, फिर उनके जलसों में इतने लोग कहाँ से आते हैं? महबूबा मुफ्ती के पास भी लोग आते हैं या नहीं आते? चुने ना? नहीं, गिने चुने होते हैं, सारे वही होते हैं। ये तो डेमोक्रेसी में वोटर, डेमोक्रेसी का जो हिस्सेदार है ना, वही है जो लोग वोट डालते ही नहीं, जो अपने घरों में बैठे हैं, जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, तो उनके साथ इस बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? आप उनको काउंट करें, उनकी मर्जी ना डालें, सारी उम्र ना डालें। अभी आपने देखा होगा जम्मू शहर में पिछले 50 साल में 40% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती, क्योंकि वो बिजनेसमैन लोग हैं। वोट तो गरीब डालता है जिसके मसाइल हैं। गरीबों की कोई सुनता है? क्यों नहीं सुनता है? बहुत सारे सुनते हैं, बहुत सारे नहीं सुनते हैं। 19-20 का फ़र्क है। आपके गाँव की यही हालत 50 साल पहले नहीं थी। गांधरबल इतना डेवलप नहीं था, ज़िला नहीं, कुछ आया जनाब नहीं था। ये देखिए, नाशुक्री करना अलग बात है। चीज़ें देखिए, डेवलपमेंट की सतह पर चीज़ें बड़ी हैं। हमारा तालीम का जो रेशो आज है, ये 1947 में था। चिट्ठी लिखाने के लिए गांव में एक आदमी नहीं मिलता था। आगे सड़कें इतनी नहीं थी, सड़कें इतनी पक्की नहीं थी, बाकी चीज़ें इतनी नहीं थी, इतने स्कूल नहीं थे। ये इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ अभी कम है। लेकिन ये मतलब स्वीपिंग देना, मुझे बताइए आपके इलाके से कितने अखबार नवीस थे उन दिनों में? कितने लोग थे जिनको जर्नलिज्म का नाम जिनको पता था? 2 अखबार यहाँ से निकलते थे, 3 अखबार यहाँ से निकलते थे। कितने लोग थे जिनके पास ये सारी चीज़ें थी? कितने लोग जहाज़ में सवारी करते थे? कितने लोगों के पास गाड़ियाँ थी? देखिए, अल्लाह ताला का तो शुक्र करना चाहिए ना। मैं ये नहीं, तो ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, की आवाज़ जनाब वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, हुक्मरानों तक पहुँचाना ज़रूरी। मैं कहता हूँ लोगों की आवाज़ आपको बिल्कुल पहुँचानी चाहिए, लेकिन ये कहना कि लोगों का, अब आप कहेंगे ओवरऑल विश्वास, भरोसा, वो लोगों का सिर्फ पॉलिटिशियंस पर ही नहीं टूटा है। मुझे बताइए, लोगों का अखबार वालों पर कितना भरोसा है? ज़रा कभी सर्वे कीजिए। लोगों का ब्यूरोक्रेसी पर कितना भरोसा है? लोगों का हमारे मौलवियों पर कितना भरोसा है? वो एक अलग चीज़ है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी खराबियां आ गई हैं। ये अखबार वाला हो, ये पॉलिटिशियन हो, ये कोई आसमान से थोड़ा उतरा है, बाहर से तो नहीं ना आया है। जैसी ये इसी सोसाइटी, हम सब एक ही सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं। अब किसी से कोई अच्छा है, कोई बुरा है। ना सारे सियासतदान बुरे हैं, तो ना सारे अखबार वाले फरिश्ते हैं, ना सारे अखबार वाले ख़राब हैं, तो ना सारे ब्यूरोक्रेट फरिश्ते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इसको जनरलाइज क्यों आप लोग हमेशा करते हैं? अगर लोग नहीं चलते हैं तो फिर तो ये सारा सिलसिला बंद हो जाता है एक दिन में। फिर फारूक साहब कहाँ लीडर होते, महबूबा जी कहाँ लीडर होती, अल्ताफ साहब क्यों लीडर होते, बाकी लोग क्यों होते? इसका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ, जो आप हमारे दफ्तर में ही देखिए ना, कितने लोग रोज आते हैं, क्यों आते हैं? फिर अगर इनको हम पर भरोसा ही नहीं, अगर हम बुरे लोग हैं, फिर इतने लोग आते क्यों हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वक्ती तौर जो है सब सामने आ जाएगा। इलेक्शन नज़दीक है कि किस तरीके से लोग जो है किन्हें अपना रहनुमा चुनेंगे। बात करेंगे आप 1990 की बात करेंगे। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म रिलीज़ हुई, उसी सब पे जो है बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया। कई तरह जो है नफरतें पैदा हो गई हैं और कई तरह बयानबाजी इस पे निकल के सामने। 1990 में आप किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके के इख्तलाफात जो है शुरू हुए? बात यह है कि मैं इन चीज़ों का आई विटनेस हूँ, ऐनी गवाह हूँ ना। मैं तो कुछ सुनी सुनाई हिस्ट्री बयान नहीं ना करूँगा। सवाल यह है कि 1990 में हालात ने, 1999 में हालात ने एक पलटा खाया। जब हालात ने पलटा खाया तो यहाँ एक नया कल्चर डेवलप हुआ। जब यहाँ बंदूक आई तो सारा कुछ बदल गया। वो यूँ बदला कि कश्मीरी ने, हम लोगों ने बंदूक की ये मारा मारी या बंदूक से गोली मार के किसी को सियासी बुनियादों पर
मारने का कोई सिलसिला उससे पहले तो हमें पता नहीं था। फिर जो बंदूक आई वो बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड बंदूक थी, यहाँ तो यहाँ की पुलिस के पास भी 147 नहीं थी। तो जब उस वक्त सिविल किलिंग्स शुरू हुई, मुसलमान भी मारे गए उसमें, वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते थे ज़्यादा वही मारे गए, कांग्रेस का भी कुछ लोग मारे गए, कांग्रेस से जो थे उनको भी मारा गया, सेलेक्टिव किलिंग्स हुई, उसमें कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट किया गया। तो एक सिचुएशन थी जिससे सारा कुछ तहस नहस हो गया, सिस्टम टूट गया, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा। आपने देखा होगा यहाँ माइसोमा में सादुल्ला नामी थानेदार को मारा गया तो उसकी लाश कई घंटों तक सड़कों पे पड़ी रही। तो आपके एरिया से भी आपने देखा होगा मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी जैसे बुजुर्ग को, आलिम दीन को, जिनकी उम्र उस वक्त 90 साल थी, तो उनको मार दिया गया, मशीरुल हक को मार दिया गया, टिक्का लाल टिप्टू को मार दिया। तो सीधी सी बात है, वो जो यहाँ उससे पहले की सूरत हाल थी वो सूरत हाल यकलख्त बदल कर रह गई। तो अब आप कश्मीर फाइल्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, देखिए कश्मीर फाइल्स मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप ये एक फिक्शन है जिसमें सच्चाई भी है, थोड़ी सी सच्चाई, ये नहीं कि सच्चाई नहीं है, लेकिन हर फिल्म जो फिक्शन पे बनती है उसमें चीज़ों को हमेशा एक ख़ास जाविये से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनको फिल्म को आगे चलाना भी होता है। आप उसको एक तारीखी फिल्म का या एक ब्लैक एंड वाइट में जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको लगता है कि इस तरह है, जिन्होंने बनाई उनका अपना एजेंडा रहा होगा। तो अब हम जितना इस पर रिएक्ट करते हैं इतना ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, तो हमने इसको मतलब एक ना हवा के तौर पे ले लिया, ये उनका वर्शन है। तो हम भी अगर हम भी चाहें हमने भी अपना केस इस पर दे सकते हैं कि भाई यहाँ दूसरे लोग भी जो हैं वो मरे हैं, उस पर भी तो फिल्में बनी हुई हैं, इससे पहले कई फिल्में बनी हैं। अब एक फिल्म अगर आपको लगता है एक तरफा तौर बनी है तो यहाँ से भी उसका जवाब दिया जा सकता है। और मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें वक्ती होती हैं, ये चीज़ें टूट जाती हैं। झूठ ज़्यादा देर ना इधर का चलेगा ना उधर का चलेगा। अगर हम ये कहें कि हुआ कुछ नहीं, देखिए माइग्रेशन तो हुई, पंडितों का इनखला तो हुआ, डर से भागे, किसी ने भगाए, किसी ने थ्रेट से भगाए, तो एक अलमिया तो वजूद में आया। और शायद उस वक्त ऐसी हालत थी कि बहुत से लोग मुसलमानों में से भी बाहर चले गए जिनके पास जाने की सक्कत थी या जिनको बाहर कोई ठिकाना मिला। वही लोग यहाँ रहे जिनको ठिकाना नहीं था, वो कहाँ जाते। बहुत से लोग मारे गए। आप तादाद देखें तो मुसलमानों की तादाद ज़्यादा बनती है, लेकिन ये भी एक सच है कि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा तबका उस चीज़ के साथ खड़ा भी तो रहा। तो पंडित उसमें अलग से तलग हो गए, तो यहाँ से निकल गए। अब कौन कैसे फिल्म बनाता है वो तो सारी पॉलिटिक्स है। जब आप अलमिये को, जब आप दर्द को, जब आप मुसीबत को, जब आप पेन को, आप इन चीज़ों पर, जब आप लाशों पर भी सियासत करें हैं, जब आप यतीमों और मिस्कीनों की सफरिंग पे सियासत करें, तो वो तो सियासत का इंतहाई घटिया रूप है। या इस पे आप कारोबार करें, तो मैं समझता हूँ इंसानी नुक्ते नज़र से, अखलाकी नुक्ते नज़र से वो तो बुरी बात है, लेकिन बदकिस्मती है कि लोग ऐसा करते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। आपने एक अहम बात कही कि उस वक्त जो है बंदूक आ गई और बंदूक की नोक पे जो है हालात बदल गए। ये बंदूक आने की वजह क्या? बंदूक आने की वजह बहुत से लोगों की नज़रों में बहुत सारी वजूहात हैं। आप आई विटनेस हैं, अगर आप थोड़ा मतलब बंदूक आ गई, सीधी सी बात है, ये कोई राज की बात नहीं। लड़के पार गए, कुछ उनने पार से बंदूक लाई, तो बंदूक तो वहाँ से आई, तो आई कहाँ से? पाकिस्तान से आई, कहाँ से आई? इलेक्शंस वगैरह का आई डोंट सब्सक्राइब दैट थिंग। ये देखिए, ये कुछ लोग कहते हैं कि फिर जिस 87 में इलेक्शन चोरी हो गई, तो उससे पहले भी तो इलेक्शन चोरियाँ होती थी। मुझे ये बताइए, अगर ये बात दुरुस्त है, इलेक्शन चोरी की वजह से लोगों ने बंदूक उठाई, तो ये बात मैं मानने के लिए ज़ाती तौर इसलिए तैयार नहीं हूँ कि जिन लोगों के वोट चोरी हुए उनमें से कौन गया पार बंदूक उठाने। लोग कहते हैं कि यूसुफ शाह सलाहुद्दीन बन गया, लेकिन आप तहकीक कीजिए, रिसर्च कीजिए कि वो कब गए। वो तो उनने तो बॉर्डर पहले क्रॉस नहीं ना किया, वो तो बहुत बाद में गए। सवाल है बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? क्या उससे पहले वोट चोरी नहीं हुई? उससे पहले रिगिंग नहीं हुई? 65 में जब यहाँ बाहर से लोग आए बंदूक लेकर, उस वक्त यहाँ चोरियाँ नहीं होती थी, उस वक्त यहाँ रिगिंग नहीं होती थी। उस वक्त भी तो ये होता था। रिगिंग कब नहीं हुई? तो तब लोगों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई?
میں کہتا ہوں یہ بھی ایک کارن میں 5% ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک باضابطہ ایک سوچ تھی، ایک سکیم تھی، ایک بہت ساری چیزیں تھیں. یہ آؤٹ آف، آپ جو کہتے ہیں آؤٹ آف بلیو کوئی چیز ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اس میں شامل ہوئے، جو بالکل مین سٹریم کا حصہ تھے، جنہوں نے الیکشن لڑے تھے لیکن ان کو ووٹ ہی نہیں ملے تھے. چوریاں تو 5-6 کانسٹیچوئنسیز میں ہوئی، باقی کون سی کس کانسٹیچوئنسی میں اب میں نام لوں اچھا نہیں لگتا، ورنہ میں آپ کو 5-6 کمانڈروں کو بتاتا ان کی پوزیشن کیا تھی، انہوں نے کتنے ووٹ لیے تھے الیکشن میں، ان کی سیاسی حیثیت کیا تھی ان کے دوسروں کے مقابلے میں. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے صرف بندوق اٹھا لی، کئی لوگوں نے تو سال کے بعد بندوق اٹھائی اور کمانڈر بنے. کئی لوگوں نے اگر اس کے وجہ سے بندوق تھی تو پہلے مرحلے پہ کیوں نہیں آئی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ 87 کے الیکشن پر کو کہنا کہ وہی وجہ بنی، یہ یہاں بھی ان لوگوں کو بڑا سیوٹ، دلی میں بھی یہ کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اس طرح سے جو انہوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ ان کے حقوق غصب کیے ہیں، جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس تھے، ان پر پردہ ڈالنے کا ایک کوشش ہے. ادروائز بہت ساری بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر ایک ایشو ہے. اس ایشو کو لے کر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہم جو ہیں، ہماری جو یہ زمین ہے، یہ اس کا ایک پچ بن گئی ہے، ہم ان کے لیے ایک ایندھن بن گئے ہیں. یہ پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا نا، 47 میں بھی تو لوگ آئے یہاں باہر سے، تو یہ الگ بات ہے، کشمیریوں نے اس وقت سپورٹ، اس کے بعد 65 میں بھی آئے تب بھی لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا. تو 89 میں ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس کے پیچھے افغانستان سے روس کا انخلا بھی شامل ہے. اس وقت کی دنیا میں جو حالات ہو رہے تھے اس کا بھی ایک اثر تھا، بندوق کا بھی ایک اثر تھا. تو وہاں بھی ایک سوچ تھی کہ بھائی اگر رشیا کو یہاں سے افغانستان سے نکالا جا سکتا ہے بندوق کے زور پہ، تو یہاں سے کیوں نہیں نکالا جا سکتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس 4 پولنگ کانسٹیچوئنسیوں میں چوری ہو گئی تو اسی پر اتنا طوفان کھڑا ہو گیا. دیٹس ناٹ رائٹ. خیر، ہمارے ساتھ موجود تھے بات چیت کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین، اب الیکشنز نزدیک ہیں، کس طریقے سے سیاست ہوتی ہے اور کس طریقے سے لوگ اپنا رہنما چنتے ہیں، یہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.